तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बैंकिंग से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस, आरआरबी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक एक्सेट्रा सबको देखा था। तो अब बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनपीए को किस तरह टैकल किया जाए और गवर्नमेंट या आरबीआई सब ने मिल के किस तरह के क्या लॉ एक्ट वगैरह पॉलिसीज लाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अर्ली लेट 90s या अर्ली 21st सेंचुरी में इसके एनपीए के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ, जो कि 2002 के आसपास सारफेसी एक्ट लाया गया, जिसका क्या मीनिंग था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन क्या करना है, जैसे कोई भी एनपीए कब होता है, जब लगातार 90 डेज़ तक अगर आप बैंक को इंटरेस्ट या पेमेंट नहीं करते हैं या उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे नहीं करते हैं, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो इस तरह उसका फिर तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंडियन बैंकिंग सेक्टर में हो रहा था। अब जैसे एनपीए बहुत सारा एसेट हो जाएगा तो उसके बाद बैंक के पास तो खुद अनदर इंडस्ट्री को लोन देने के लिए पैसे कम बचेंगे, तो जिससे इकोनॉमी का अल्टीमेटली बहुत लॉस होगा। तो उस एनपीए के बहुत बड़ा एक इशू था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ कमेटी गठित की गई थी, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी का आप लोग कई जगह नाम सुनते होंगे। तो इसका इंश्योरेंस सेक्टर और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन इसके फॉलो किया गया था बैंकिंग से रिलेटेड। तो नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 दो बार गठित की गई थी। तो इसमें ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि एक एआरसी या डीआरटी एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी और डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, इस तरह के बैड बैंक टाइप के कुछ एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे कि जो भी इंटरेस्ट या लोन अगर वो एनपीए हो गया है तो उसे रीस्ट्रक्चर करके उसे परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, ये एक लीगल क्लेम है जो कि बोरोवर प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है क्रेडिटर को कोलेट्रल के रूप में। तो ये सिक्योरिटी और उसी तरह इनमें रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का यहाँ देखिए ये क्या यूज़ दिया गया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग एन एनपीए और बैड एसेट इनटू ए परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ इसका मेन फंक्शन यही है कि बैड एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करना। द एआरसी कैन एक्वायर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम बैंक्स एंड ट्राई टू रिकवर ड्यूज थ्रू दिस। और यहाँ पर एक अभी आप हाल फिलहाल में न्यूज़ में सुनते होंगे, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो अभी आगे हम लोग सारफेसी एक्ट और आईबीसी के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इसमें सारफेसी में क्या लिमिटेशन था कि ये ओनली सिक्योर्ड क्रेडिटर के लोन को रिकवर करता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर इट मीन्स अगर आपने लोन देने से पहले कुछ मॉर्टगेज या कुछ कोलेट्रल गारंटी के तौर पे रखा हो। जैसा कि आपको पता होगा, पहले लोन अगर बैंक में लेना होता था कुछ ना कुछ उसे कोलेट्रल या मॉर्टगेज कुछ गिरवी रखना होता था, जो कि अब वैसा नहीं है। तो इस तरह ये इसमें है। तो ये हम लोगों ने सारफेसी एक्ट के बारे में देखा कि पार्लियामेंट ने लॉ पास करके किस तरह इसे एक एक्ट बनाया था एनपीए क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। इसका काम मेन रूप से क्या था, बैड एसेट्स को परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट करना। तो इस तरह के इसके लिए एक सेंट्रल रजिस्ट्री भी क्रिएट किया गया, फिर डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाया गया इस प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए। और एक और 2-3 बात ध्यान रखने योग्य कि यहाँ पर ये प्रोविज़न 2-3 सेक्टर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सच है एग्रीकल्चर लैंड पे, या उसके बाद अगर आपने 20% से कम ड्यूज, जैसे आपने 1 लाख लोन लिया है, अगर 20 लाख से कम, जैसे 1 करोड़ लिया है, अगर 20 लाख से कम बचा है तो आप पर ये नहीं लागू होगा। उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट लेस देन अगर 1 लाख है एसेट तो उस पर भी ये सारफेसी एक्ट लागू नहीं होता। तो इस तरह हमने देख लिया कि किस पे लागू नहीं होगा और किस तरह ये इम्प्लीमेंट किया है। तो अब आइए देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये जैसा कि पता है कि 2016 से इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, 17 के आसपास 18 में जाके इसे पास किया गया, लेकिन अभी कोविड क्राइसिस की वजह से अभी इसे फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है कि कोविड की वजह से अभी सारा लॉकडाउन है। तो इसमें कंपनीज अभी बहुत से कंपनी अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, तो उसके लिए उन्हें अभी इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना होगा। उनके लिए कुछ दिनों के लिए इसे सस्पेंड किया गया। अब आगे कब तक एक्सटेंशन रहता है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी आगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो दोनों का क्या है, ये आईबीसी क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के क्रेडिटर को टैकल करती है, जबकि सारफेसी में क्या हम लोगों ने देखा था, सिर्फ वो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर को टैकल करती है। अनसिक्योर्ड मीन्स आपने लोन देने से पहले कोई मॉर्टगेज या कोई कोलेट्रल नहीं दिया था। ओके,
एक तो ये हो गया। सेकेंड ये है कि ये सेपरेट एजुकेशन, इसमें इंडिविजुअल कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म सबके को कवर करता है आईबीसी। और सबके लिए अलग अलग इसका एजुकेशन अथॉरिटी होता है। जैसे कंपनीज के लिए एनसीएलटी हो गया, एलएलपी के लिए डीआरटी हो गया, डेप्ट रिक्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म के लिए एक अलग, इंडिविजुअल के लिए एक अलग अथॉरिटी है। जबकि सरफेसी एक्ट में क्या था, डीआरटी और एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, यही दो बैड बैंक हर को डील करता था, फर्म को भी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज को भी, एट्सेट्रा। तो इस तरह। और इसमें सबसे बड़ी बात है, आईबीसी में एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया है, ताकि मतलब अगर आप प्रोसेस कंप्लीट विद इन 180 डेज हो जाए। इट कैन बी एक्सटेंडेड 90 डेज इफ़ द मैटर इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर मैटर कॉम्प्लेक्स हुआ तो थोड़ा ज़्यादा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा था इंडिया के एनपीए क्राइसिस को सॉल्व करने के पर्पज़ से, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। इसको देखिए, इसके कंपोजिशन किस तरह बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के को इसमें बोर्ड में रखा का प्रोविज़न किया गया था कि इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज सेटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर आईपीए मेंबर्स एंड ओवरसेट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, क्योंकि ये एक्ट के तहत बनाया गया था। ओके, तो इस तरह हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देखा दोनों का, क्या आईबीसी और सरफेसी में दोनों के बीच का डिफरेंस था। और यहाँ पर कुछ प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स के बारे में दिया गया है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो आगे देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इसका रेगुलेशन भी जैसा कि पता है कि अब आरबीआई इसका करता है। तो लेकिन दोनों के बीच का एनबीएफसी और बैंक, ये बैंक का भी आरबीआई करता है और एनबीएफसी का भी करता है। तो लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो एक तो दोनों के बेसिक ओरिजिन एक्ट में अंतर है। एक तो बैंक रजिस्टर होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से 1934 वाले, और एनबीएफसी है कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर होते हैं। सेकेंड और भी बेसिक कुछ डिफरेंस है, जैसे कि बैंक चेक इशू कर सकते हैं, एनबीएफसी नहीं कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट बैंक में उनके डिपॉजिट, अगर आप बैंक में कोई भी पैसा जमा करते हैं तो आपके डिपॉजिट पे एक इंश्योरेंस होता है, लेकिन एनबीएफसी में वैसा नहीं है। मतलब अप टू 5 लाख की डिपॉजिट में इंश्योरेंस होता है बैंक में भी, जो कि पहले 1 लाख था, जिससे कि अभी लास्ट ईयर बढ़ा के 5 लाख तक किया गया। तो इस तरह हम लोग डिमांड ड्राफ्ट भी एनबीएफसी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर कर सकता है। अब यहाँ पे एनबीएफसी के बारे में कुछ रेगुलेट का है कि इसमें इसका रेगुलेशन वो जिस भी सेक्टर से होगा, ओवरऑल रेगुलेशन आरबीआई के अंडर में होगा, लेकिन उसका इमीडिएट जो रेगुलेटर होगा तो वो जिस भी सेक्टर का होगा उसे, जैसे अगर हाउसिंग सेक्टर से है तो एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, उसका रेगुलेट करेगा। अगर स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ भी उस एनबीएफसी का कंपनी का काम है तो उसे भी उससे देखेगा। उसी तरह अगर म्यूचुअल बेनिफिट या निजी कंपनी है तो एमसीए देखेगा, चिट फंड है तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आईआरडीए देखेगा। तो इस तरह हमने एनबीएफसी का किस तरह देश में रेगुलेशन होता है वो देखा। तो एनबीएफसी में एक चीज़ और है कि अगर कोई भी कितनी बड़ी भी वो कंपनी है लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो एनबीएफसी में एग्रीकल्चर एक्टिविटी को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह एनबीएफसी के क्राइसिस को अभी हाल फिलहाल में आईएलएनएफएस और डीएचएफएल दो बहुत बड़ी एनबीएफसी कंपनी थी जिसमें कि लिक्विडिटी क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद आरबीआई ने इसको रेगुलेट करने के लिए 4 लेयर एक प्रपोजल दिया कि जितने भी एनबीएफसी कंपनी हैं उनके टर्नओवर के अकॉर्डिंग उन्हें 4 लेयर बाय लेयर डिवाइड कर दिया जाए। उसके बाद उस लेयर के अलग अलग रेगुलेट किया जाएगा कि अप टू 1000 करोड़ को एक कैटेगरी में रखा दिया जाए, फिर मिडिल लेयर में, उसके ऊपर फिर अपर लेयर, फिर उसके बाद टॉप लेयर। तो इस तरह ये आरबीआई का भी प्रपोजल आया। तो इस तरह हमने एनबीएफसी के बारे में जाना कि वो क्या है। अब आते हैं, जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई का सबसे मेन फंक्शन क्या है, अभी क्या है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग का होता है, जिसके लिए आपको पता है कि 2016 में एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें आरबीआई गवर्नर, आरबीआई से 3 मेंबर होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से 3 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के एक और कोई नॉमिनेटेड मेंबर। उसी तरह इकोनॉमिक्स के फील्ड में एक्सपर्ट 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है। तो इनका मेन टारगेट होता है कि मतलब ये इन्होंने एक इन्फ्लेशन का 4% ±2, मतलब 2% से 6% का एक अपर और लोअर लिमिट फिक्स कर रखा है कि इन्फ्लेशन को इसी बीच में, इन्फ्लेशन को हमें इसी लिमिट में, इंटरवल में रखना है। तो इस तरह जैसा कि आपको पता होगा कि आरबीआई क्या यूज करती है, ये सीपीआई
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन को मेजर करने का जो इंडेक्स है, उसके पहले इंडिया में WPI का यूज होता था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन CPI यूज करने का मेन मोटो यह था कि इसके बास्केट में फूड इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, फिर सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, जो कि सर्विस सेक्टर WPI में नहीं आता। तो इस तरह CPI इंडियन कंडीशन में सबसे बेस्ट मेजर्स है इन्फ्लेशन मेजर करने का। तो NPC का हम लोगों ने NPC का कंपोजिशन देख लिया कि कौन कौन लोग इसमें होते हैं। एक चीज़ इसमें और है कि MPC में RBI गवर्नर के पास एक कास्टिंग वोट भी होता है। अगर इसमें जो भी कमेटी रेपो रेट या जो भी पॉलिसी रेट ये डिसाइड करेगी तो उसमें ये वोटिंग के मेजोरिटी से डिसाइड होगा। लेकिन अगर 6 मेंबर हैं, अगर इक्वल वोटिंग आ गई तो उसमें RBI के गवर्नर का वोट डिसाइडिंग होगा फिर। तो इस तरह हमने कंपोजिशन देख लिया, इनका ऑब्जेक्टिव देख लिया और इनका क्या फंक्शन है। इनका मतलब ईयर में 4 मीटिंग इनका मिनिमम फिक्स है और 2 बार ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी इंडेक्स के बारे में बताया गया है कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, लेबर के लिए, रूरल एरिया के लिए, अर्बन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए। तो ये सब 4 प्रकार के अलग CPI हैं जो कि लेबर ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये 4th वन जो है CPI, इसे CSO के द्वारा किया जाता है, जो कि अब CSO और NSSO को मर्ज करके आपको पता होगा कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। तो अब इसके जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट MOSPI के अंडर में आता है। तो इस तरह और भी कुछ की डिसीजन MPC के थे कि डिजिटल पेमेंट को बूस्ट करना है, NPA के क्राइसिस को सॉर्ट आउट करना है। तो इस तरह ये था। तो हमने देख लिया RBI का सबसे मेन फंक्शन जो था वो क्या था, अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब उसके बाद आते हैं एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। जैसा कि आपको पता है कि कोविड क्राइसिस में फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिससे टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स भी अब कम आ रहे हैं। तो अभी फाइनेंशियल डेफिसिट आपको पता है कि एस्टिमेट किया गया है इसे किसके लिए कि 9.5% के अराउंड, जो कि बहुत ही अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें फॉर्मर RBI के गवर्नर C रंगराजन, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो इन्होंने एक सजेशन दिया है कि जितने भी डेफिसिट हैं उसको मोनेटाइज कर लिया जाए। तो मोनेटाइज मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2 तरह से होता है। एक तो गवर्नमेंट डायरेक्टली RBI को बोले कि आप हमें करेंसी प्रिंट करके दे दो और उससे हम अपना काम चला लेंगे, नहीं तो फिर वो कुछ सिक्योरिटी अपना बॉन्ड इशू करेगी, जो कि RBI अपने पैसा से उसे परचेज कर लेगी। तो इस तरह इंडिया में 1990s में ये के बाद से ये बैन कर दिया गया था ऑलमोस्ट। 1997 में लास्ट टाइम यूज़ किया गया था, जिससे कि धीरे धीरे। और FRBM एक्ट, जैसा कि 2003 का बराबर FRBM एक्ट के बारे में सुनते होंगे, तो उसमें तो इसे फुल्ली कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। तो उसके बाद इंडिया फिर 2017 में एक अमेंड करके इसमें एक एस्केप क्लॉज ऐड किया गया था टू परमिट मोनेटाइजेशन। तो इस तरह अब एक एस्केप क्लॉज उस एक्ट में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि मोनेटाइजेशन क्या है और उससे डेफिसिट को किस तरह कंट्रोल या ख़त्म किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ RBI के 4 टाइप के मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए 4 टाइप को उसने मनी को कैटेगराइज किया है। तो इसमें M0, M1, M2, M3, M4 तो वो है। तो M0 रिजर्व मनी होता है, जिसमें कि हाई पावर्ड मनी वैल्यू जैसे करेंसी जो सर्कुलेशन में और बैंक डिपॉजिट विथ RBI, तो ये 2-3 चीज़ उसमें M0 में अकाउंट होते हैं। M1 जो कि नैरो मनी कहलाता है, कि वो करेंसी जो पब्लिक के हाथ में है वो, और डिमांड डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, या वो सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, और अदर डिपॉजिट टू द RBI, ये नैरो मनी M1 है। M2 में क्या आता है, M1 में जो भी थे और प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक, सेविंग बैंक। और M3 जो कि सबसे ब्रॉड बैंक मनी माना जाता है RBI के कैटेगराइजेशन में, उसमें है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंकिंग सिस्टम, जो कि M1 में टाइम डिपॉजिट बैंकिंग में जो है उसे काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन M3 में टाइम डिपॉजिट को भी कंसीडर किया जाता है। M4 में M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो इस तरह हमने कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई और मनी हमने देखा कि M1 किस तरह नैरो मनी वो क्यों है, M3 ब्रॉड मनी M3 को क्यों कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा। तो ये हमारा RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड लेक्चर था, जिसमें एक और है एक और अभी रिसेंट न्यूज़ है कि RBI किस तरह डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालती है, जिसमें वो 5 ब्रॉड पैरामीटर सेट किया है कि इसमें पेमेंट इनेबलर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको 10% वेटेज दिया, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी कितनी है। तो ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स RBI के द्वारा एक नया इनिशिएटिव है। तो ये हम लोग, तो इस तरह हमने
कोशिश किया कि 2 पार्ट में आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी रिसेंट में अभी न्यूज़ था और जो भी उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन था उसे कवर किया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।